हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक है संक्षारण यानी कोरोजन। तो देखते हैं पहले सबसे पहले कि कोरोजन क्या है। कि अगर कोई धातु जैसे कि लोहा, तांबा और पित्तल ऐसी धातुएं वायु से, जल से और अम्लीय माध्यम से क्रिया करके वो खराब हो जाती है, यानी धीरे धीरे उसकी हानि हो जाती है, उसका लॉस हो जाता है और उसके ऊपर एक परत जम जाती है जिसके कारण उनका रंग जो है वो बदरंग हो जाता है। लोहे की बात करें तो लोहे पर एक भूरे कलर की परत आ जाती है जो एक धातु ऑक्साइड होता है। और चांदी और तांबा, चांदी पर काले रंग की हल्की हल्की परत आती है, कम आती है उसके ऊपर लेकिन आती है। और तांबे और पित्तल पर एक नीले कलर की परत आ जाती है। तो ये जो परिणाम है ये संक्षारण कारण ही होता है। तो यहां पर हम पढ़ेंगे आज संक्षारण। तो संक्षारण के कारण क्या होता है, हर साल लाखों करोड़ों का नुकसान होता है। कई चीजें जो लोहे की बनी होती है वो संक्षारण कारण यानी जंग लगना, उसके कारण वो खराब हो जाती है। हालांकि इसके कई उपाय हैं जिसके बारे में हम इस लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे। इसके रोकथाम के उपाय भी हैं, लेकिन 100% इसका रोकथाम संभव होना मुश्किल है। तो संक्षारण की प्रक्रिया भी एक प्रकार की सेल जैसे ही है। यहां पर भी ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। तो ये भी जो प्रक्रिया है संक्षारण की, एक सेल अभिक्रिया की तरह ही होती है। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे बड़े आराम से। तो पहले देख लेते हैं इसकी परिभाषा क्या है। तो परिभाषा यह है इसकी कि संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसमें धातु अपने आसपास की वायु, जल तथा अम्ल से प्रतिक्रिया करके धीरे धीरे खराब होती है या धीरे धीरे शहीद होती है। ये इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं। अब उदाहरण की बात करें अगर हम, तो लोहे में जंग लगना संक्षारण का ही उदाहरण है, और चांदी का बदरंग होना यानी काला हो जाना, और कॉपर और पित्तल पर हरे रंग की जो लेप होती है, परत होती है, वो संक्षारण के कारण ही है। अब देखो, संक्षारण में धातु जो होती है वो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्सीकृत हो जाती है। ध्यान देना, संक्षारण की जो प्रक्रिया है इसमें जो धातु है वो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्सीकृत होती है। अब कैसे ऑक्सीकृत होती है वो देखना है यहां पर। तो यहां पर एक धातु का ब्लॉक पड़ा है और जो लोहे का बना है, जिसमें लिख दिया यहां पर Fe। तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और यहां से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जुड़कर और ये बन जाएंगे यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन। अब क्या है, यहां बाहर जो ऑक्सीजन है, देखो ये इलेक्ट्रॉन तो धातु के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे। तो यहां पर जो ऑक्सीजन है, जैसे कि यहां पर ये O2 है, प्लस में अम्लीय माध्यम है अगर, तो उसमें हाइड्रोजन आयन मिलेगा हमें। तो यहां पर हाइड्रोजन आयन के लिए कर दो 4H+। ये इलेक्ट्रॉन इनमें जुड़े, यानी ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए। किससे प्राप्त किए? धातु से प्राप्त किए। तो धातु से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, धातु का ऑक्सीकरण हो रहा है। और जिस भाग में धातु का ऑक्सीकरण हो रहा होता है, यानी वो इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, वह भाग जो है, वो स्थान जो है वो एनोड की तरह कार्य करता है। तो यहां पर ये देखा हमने 4 इलेक्ट्रॉन लिए ऑक्सीजन ने, किसे लिए? लोहे से। और यहां पर H+ के साथ अभिक्रिया करके और ये बना लेगा 2 अणु जल के। तो ये जल के अणु हमें मिल जाएंगे इसके अगले स्टेप में। अब देखो, तो यहां पर जो ये बात लिखी, संक्षारण में धातु ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देकर ऑक्सीकृत हो जाती है और उसका क्या बन जाता है? ऑक्साइड बन जाता है। किसका बनता है ऑक्साइड? वो बनता है इसका।
अब इसका ऑक्साइड कैसे बनेगा वो हमें देखना है। तो देखें, इससे पहले लिख लेते हैं हम इसका धातु का ऑक्सीकरण कैसे हो रहा है और वो एनोड की तरह कार्य करेगा। तो ये एनोड अभिक्रिया जो है यहां पर वो हमें यहां से मिलेगी। तो जैसे कि 2Fe और इसने 2 इलेक्ट्रॉन, यानी एक परमाणु ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो दो ने मिलकर कितने दे दिए, 4 दे दिए, 4 इलेक्ट्रॉन। और इसका जो मानक इलेक्ट्रॉन विभव है इसका Fe का, Fe प्लस Fe का वो है -0.44 वोल्ट। तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अब ये आगे बता रहा है कि उसका ऑक्साइड बन जाता है। ऑक्साइड किसका बनता है, ऑक्साइड बनता है इस लोहे का। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन देकर क्या बन जाएंगे, Fe+2 और ये भी Fe+2। इधर इलेक्ट्रॉन दिया और आयन ये आ गए बाहर। अब ये क्या करेंगे, जैसे कि बात करें अगर ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे और ये O2 ले लिया प्लस में, और प्लस में ये जो जल बना है उसको भी यहां पर ले लो आप 2H2O, और प्लस में क्या आ रहा है, ये प्लस में ये जो दोनों हैं ये भी ले लो 2Fe+2। तो देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का आप ले लो 1/2 मोलिक्यूल, यानी आधा अणु लिया हमने बैलेंस करने के लिए, अभी देखेंगे कैसे है यहां पर। और ये सारी अभिक्रिया करके हमें प्राप्त होगा यहां पर ये जो रेड जो जंग लगी हुई है उसको दर्शाएंगे। तो जो रेड लिखा हुआ है यहां पर वो है Fe2O3। ध्यान देना, Fe2O3 है ये, और इसी से प्राप्त होगा ये। तो यहां से ये और ये अभिक्रिया करके Fe2O3 बना लेगा। तो यही धातु ऑक्साइड है जिसकी हम बात कर रहे थे कि जो धातु है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके बाहर धातु ऑक्साइड बना लेगी। अब देखो इसके बाद में लिखा हुआ है कि लोहे का संक्षारण जल तथा वायु की उपस्थिति में होता है। लोहे से बनी किसी वस्तु के विशेष स्थल पर जब ऑक्सीकरण होता है तो वह स्थान एनोड का कार्य करता है। तो यहां पर ऑक्सीकरण हो रहा था तो यह स्थान एनोड का कार्य करेगा और एनोड की अभिक्रिया यह होगी। इसके बाद एनोडी स्थल पर मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो ये E- इलेक्ट्रॉन है, धातु के माध्यम से संचालन करके धातु के दूसरे स्थल पर पहुंचते हैं तथा वहां पर H+ आयन की उपस्थिति में O2 का अपचयन करते हैं। ध्यान देना, ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाकर और यहां पर H+ की उपस्थिति में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहां पर अपचयन हो रहा है। और ये जो स्थल है ये काम करता है कैथोड का। तो कैथोड की जो रिएक्शन होगी वो लिखेंगे हम ऐसे, O2 ये गैस है, प्लस में 4H+, ये जलीय विलयन है, प्लस में यहां पर ले लो 4 इलेक्ट्रॉन जो ये मिल रहे हैं। और आगे जो मिलेगा हमें 2 अणु जल के मिलेंगे। तो ये मिल गई हमें कैथोड की अभिक्रिया। अब इससे और इससे अगर हम ओवरऑल अभिक्रिया निकाले, कंप्लीट अभिक्रिया निकाले, तो वो अभिक्रिया हमें इन दोनों से प्राप्त हो जाएगी। तो देखते हैं यहां पर संपूर्ण अभिक्रिया। तो संपूर्ण अभिक्रिया में देख लो इधर कि यहां पर क्या है, 2Fe है, तो ये ले लो 2Fe प्लस सॉलिड है तो यहां पर S कर दो, यहां पर भी S कर दो। ये इसकी अवस्था बताएगा AQ यानी जलीय विलयन हो गया। ठीक है, तो देखें ये हो गया, प्लस में O2 हो जाएगा और
प्लस में हो जाएगा हमारे पास में 4H प्लस, 4H प्लस AQ, और ये 4 इलेक्ट्रॉन से ये 4 इलेक्ट्रॉन तो कट जाएंगे और हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा एक तो ये लोहे के आयन, ये Fe है यहाँ पर, ध्यान देना Fe है यहाँ पर, तो Fe कर लो प्लस 2 AQ, और प्लस में और क्या इधर, इधर है 2H2O, तो 2H2O ये मिल गया लिक्विड के रूप में। तो ये इसकी ओवरऑल अभिक्रिया हो गई किसकी, जंग लगने की। अब क्या है कि जो ये धातु का आयन है, ये धातु का जो आयन है ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है, उसकी अभिक्रिया हम लिखेंगे यहां पर, जिससे हमें ये प्राप्त होगा। हालांकि ये अभिक्रिया हमने लिख दी है यहां पर, लेकिन इसको थोड़ा सा बड़े से लिखते हैं ताकि आराम से दिख जाए। इसके अलावा जो वायुमंडलीय ऑक्सीकरण है उसके द्वारा जो फेरस आयन है Fe2+, ये और अधिक ऑक्सीकृत होकर फेरिक आयन में बदल जाता है, यानी Fe3+ में, जो जल योजित होकर फेरिक ऑक्साइड बनाता है। यहां पर ये फेरिक ऑक्साइड है Fe2O3 बनाकर जंग के रूप में दिखाया जाता है, यानी जो लोहे के ऊपर जंग लगा हुआ दिखता है भूरे कलर का, वो यही होता है फेरिक ऑक्साइड। और इसके साथ ही हाइड्रोजन आयन हमें वापस प्राप्त हो जाएगा, यानी पुनः उत्पन्न हो जाएगा। तो ये अभिक्रिया हम लिखेंगे। तो देखते हैं यहां पर वायुमंडलीय ऑक्सीकरण। तो वायुमंडलीय ऑक्सीकरण देखा हमने यहां पर कि ये जो दोनों फेरस आयन है ये है, देखो यहां पर 2Fe+2 AQ प्लस वायुमंडलीय जो ऑक्सीजन है वो लेते हैं यहां पर 1/2 O2G। ये 1/2 इसलिए लिया है ताकि ये बैलेंस हो जाए। और क्या लेंगे यहां पर साथ में, ये जल, तो यह ले लिया 2H2O लिक्विड ले लिया हमने। और अब आगे जो अभिक्रिया होगी उसमें देखना है क्या बनेगा। एक तो बनेगा Fe2O3, तो ये मिला हमें Fe2O3, ये है फेरिक ऑक्साइड जो सॉलिड ग्रुप मिलेगा, और प्लस में 4H+ आयन हमें मिल जाएंगे। तो देख लो यहां पर एक ऑक्सीजन तो यहां पर हो गया, 2 ऑक्सीजन ये है, तो 3 ऑक्सीजन आ गए, और Fe वैसे तो 2 है, यहां पर 2 है, तो Fe2O3 हो गया, और 4 हाइड्रोजन जो है वो यहां पर आयन के रूप में हमें मिल जाएंगे AQ, जलीय विलयन के रूप में। तो यहां पर ये जो प्राप्त हुआ हमें, ये जंग के रूप में दिखने वाला फेरिक ऑक्साइड है। ये फॉर्मूला Fe2O3 जो है यही हमें जंग के रूप में दिखता है, जो इस डायग्राम में एक रेड रेड वगैरह दिख रहा है, इसी को शो किया हुआ है। अब इसमें जो डायग्राम है, डायग्राम में अगर आप एनसीईआरटी बुक की बात करो तो वहां पर ये अभिक्रिया ऐसे नहीं है, ये तो एज इट इज है, इसमें थोड़ा चेंज है। वो चेंज क्या है, देखो कि यहां पर किया हुआ ओनली फॉर O2, और यहां से H2O भी नहीं है, और ओनली फॉर यहां पर क्या है, प्लस में Fe+2 है। बस इसी को यूं करके और Fe2O3 बताया गया है। तो आप ये करोगे, डायग्राम को इससे शो करोगे तो भी रॉन्ग नहीं होगा, और जैसे पहले लिखा हुआ था वैसे करोगे तो भी रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि आपने ये जो अभिक्रिया है वो आपने यहां पर मेंशन कर दी है, यहां पर लिख दी है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई सी भी कर देना। तो ये जो है, ये पूरा जो प्रक्रिया है ये है संक्षारण की। तो ये
जो बोर्ड एग्जाम पूछता है, बोर्ड एग्जाम में आपको एनोड और कैथोड की रिएक्शन पूछ सकते हैं, परिभाषा पूछ सकते हैं, और इसके परिभाषा वो पूछ सकते हैं, और कौन सा ऑक्साइड बनता है उसका नाम पूछ सकते हैं, उसका फॉर्मूला पूछ सकते हैं। तो ये करीब करीब आपको हर एक चीज में से पूछ सकते हैं टुकड़ों में। और इसका क्या हम उपाय कर सकते हैं बचाने के लिए, जंग लगने यानी संक्षारण से बचाने के लिए हमारे पास में क्या क्या उपाय है वो पूछ सकते हैं, जिसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे हम। अब देखते हैं कि संक्षारण की रोकथाम हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो इसमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, जिसमें पहला पॉइंट है कि धात्विक सतह को वायुमंडल के संपर्क में ही नहीं आने देना। इसके लिए क्या करेंगे, हम उसके ऊपर पेंट कर देंगे। तो ये सतह को पेंट या अन्य रसायनों जैसे बिस्फिनॉल से लेपित करके किया जाता है। अगर पेंट कर दें या बिस्फिनॉल का ऊपर लेप लगा दें तो फिर धातु जो है वो वायुमंडलीय वायु के संपर्क में आएगी ही नहीं और संक्षारण होगा ही नहीं जब तक वो पेंट उसके ऊपर रहेगा। दूसरा तरीका है कि सतह को किसी अन्य ऐसी धातु जैसे टीन और जिंक आदि से आच्छादित करना जो अक्रिय हो, या फिर वायुमंडलीय ऑक्सीकरण में खुद हिस्सा ले ले धातु की बचत करने के लिए। तीसरा पॉइंट है किसी अन्य ऐसी धातु जैसे Mg, जिंक आदि का उत्सर्ग इलेक्ट्रोड उपलब्ध कराना जो स्वयं संसारित होकर वस्तु की रक्षा करती है। ऐसा इलेक्ट्रोड उपलब्ध करा देंगे, उसके ऊपर एक लेप लगा देंगे जो खुद संसारित होगा लेकिन लोहे का संक्षारण ये नहीं करेगा। तो यहां पर ये 3 तरीके हैं संक्षारण को रोकने के लिए जो आपको याद रखने हैं। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हुआ।